एसएसबी के तीनों टेस्ट साइकोलॉजी, जीटीओ और आईओ, तीनों में से एक इंपॉर्टेंट टेस्ट आपका है साइकोलॉजी टेस्ट। और साइकोलॉजी टेस्ट का सबसे पहला टेस्ट होता है टीएटी, दैट इज थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। दोस्तों, जीटीओ साहब से आपकी डायरेक्ट मुलाकात होती है, साथ ही साथ आईओ से आप लगभग 40-45 मिनट तक डायरेक्ट डिस्कशन करते हो। पर साइकोलॉजी टेस्ट में आपके साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो डायरेक्टली कभी भी आपसे बातचीत नहीं करते हैं। साइकोलॉजिस्ट आपका असेसमेंट सिर्फ और सिर्फ रिटन टेस्ट के बेसिस पर करते हैं। और ये साइकोलॉजी टेस्ट, जिसमें रिटन टेस्ट में 4 अलग अलग टेस्ट शामिल हैं। पहला है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, सेकंड है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, थर्ड है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट और फोर्थ सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये टीएटी जो है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, ये इतना इंपॉर्टेंस क्यों हो जाता है और इसकी प्रिपरेशन में आपको क्या खास सावधानियां रखना है? सबसे बड़ी सावधानी तो रखना है कि आप जो कुछ लिखेंगे उसी के बेसिस पर आपका वैल्यूएशन होना है। और लिखे हुए को व्यक्ति जितना चाहे उतनी बार पढ़ सकता है, इसलिए जो कुछ लिखा जाए वो सोच समझ करके लिखा जाए, प्रैक्टिस करके लिखा जाए। क्योंकि कई बार ग्रुप डिस्कशन या लेक्चरेट में तो ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ बोला और ऐसा सर उस पर ध्यान नहीं दे पाया, काम चल जाएगा, परंतु साइकोलॉजी में आप ये रिस्क नहीं ले सकते। तो साइकोलॉजी टेस्ट, जो कि एक पिक्चर प्रोजेक्शन बेस्ड टेस्ट है, प्यारे बच्चों, जैसा कि ह्यूमंस को जब भी कोई स्टिमुलस दिखाया जाता है वो उसको देख करके रिएक्ट करने लगता है। तो इसी थीम के बेसिस पर पिक्चर परसेप्शन टेस्ट के जैसा ही ये टेस्ट होता है, जिसको आप थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट कहते हैं। इस टीएटी में 11 पिक्चर्स आपको एक सीरीज में दिखाई जाती है, जिसमें टाइम का बहुत ही कांस्टेंट होता है। 30 सेकेंड्स के लिए पिक्चर आपको दिखाया जाता है और 4 मिनट्स का आपको उस पिक्चर पर स्टोरी लिखने का टाइम दिया जाता है। इसी तरह से वापस 30 सेकेंड के लिए नेक्स्ट पिक्चर आएगा और 4 मिनट्स में आपको लिखना होगा। टोटल 11 पिक्चर्स विल बी शोन टू यू एंड 4 मिनट्स विल बी गिवन फॉर देम। एंड लास्ट जो 12th नंबर का स्लाइड होगा, दैट विल बी ब्लैंक, यानी कि 12th स्लाइड में कोई पिक्चर नहीं होगा। आप अपने हिसाब से, आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से, वो जो 11 स्टोरीज आप लिखते हुए आए हो, उसी थीम में आपको जो 12th स्टोरी के टाइम पर जो समझ में आए वो आपको वहां पर लिखना होता है। तो वाकई ये जो थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट है, इस टेस्ट में सबसे पहले आपका परसेप्शन के साथ साथ आपका इमोशन के साथ साथ आपका एटीट्यूड और एटीट्यूड के साथ साथ आपका बिहेवियर, ये तीनों चारों चीजों का कंबाइन होकर के जो एब्स्ट्रैक्ट आपके अंदर से निकलता है, दैट इज चेक्ड। तो जब आप किसी पिक्चर को देखते हो, सपोज को एग्जांपल आपने लिया, अगर हम हमारे माता पिता की एज के लोगों को किसी बच्चे से बात करते हुए देखते हैं तो हमारे मन में ऑब्वियस सी बातें ख्याल आते हैं कि कोई माता पिता है जो टीचिंग से रिलेटेड बातचीत उस बच्चे से कर रहे हैं। इसी तरह से एक लड़का लड़की को अगर हम बाइक पे जाते हुए देखते हैं तो जिस प्रकार का जीवन अभी तक हमने जिया है, अगर हमारे घर में सिस्टर है, हम उसको स्कूल लेने छोड़ने गए हैं या उसको कॉलेज लेने छोड़ने गए हैं, तो हमारे मन में वो विचार आ सकता है। और अगर हमारा रिलेशन या हमारे परसेप्शन में लड़का लड़की का मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, तो जब कोई लड़का या लड़की बाइक से आपको जाता हुआ दिखेगा, हो सकता है आपको उसमें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नजर आए। तो प्यारे बच्चों, अलग अलग चीजों का देखने का नजरिया अलग अलग होता है और आपका वो नजरिया क्या है, आपकी पर्सनालिटी क्या है, वही इस टीएटी के थ्रू पिक्चर्स दिखा करके जज करने की यहां पर व्यवस्था की जाती है, अरेंजमेंट किया जाता है। तो बच्चों, अगर एक पिक्चर हमें दिखाया जाए और उस पिक्चर को देखने के बाद स्टोरी लिखने के लिए अगर हमें जरूरत से ज्यादा टाइम दे दिया जाए तो हम सोच समझ करके एकदम परफेक्ट स्टोरी लिख सकते हैं। पर जब पिक्चर को आप सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए ही देखोगे और उसके बाद सिर्फ 4 मिनट में स्टोरी कंप्लीट करना है,
तो एक या दो स्टोरी तो बंदा बहुत ज्यादा सोच समझ करके लिख सकता है, बट थर्ड स्टोरी से आपके नेचुरल रिस्पॉन्सेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, आप अपने नेचुरल रिस्पॉन्सेस देना शुरू कर देते हो, एंड दीज नेचुरल रिस्पॉन्सेस जो है आपकी ट्रू पर्सनैलिटी को उजागर करते हैं। तो थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट के थ्रू किस तरह से आपको अपने आप को प्रोजेक्ट करना है, इसकी प्रैक्टिस कैसे होना है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखोगे तो इस दुनिया में अपनी इच्छा और इच्छा की सफलता के बीच में हमेशा एक चैलेंज होता है जिसे हम प्रॉब्लम कहते हैं। अगर आप सोफे पर बैठ करके टीवी देख रहे हैं तो टीवी देखने के लिए आपको आंख खोल के रखना पड़ेगा, आंखों को खुली रखना भी एक चैलेंज है, साथ में आपको वहां कंसंट्रेट फोकस भी करना होता है। सोफे में बैठे बैठे अगर आपको लगा कि आपको भूख लगी है तो आपको किचन तक जाना, वहां से खाना निकालना, डाइनिंग टेबल पर उसको रखना और फिर उसको खाना, यह भी एक चैलेंज है। और वो दो स्टोरीज आपने सुनी होगी जिसमें एक थर्स्टी क्रो होता है, प्यासा कौवा होता है, और वो घड़े में आधा पानी भरा होता है और आधा घड़ा खाली होता है, जिसको वो थर्स्टी क्रो जो है वो पानी पीने की कोशिश करता है पर पानी तक उसकी चोंच पहुंच नहीं पाती है। तो वहां पर या तो कौवा उड़ के चला जाए और हमेशा कहता रहे पानी गहरा है कैसे पीऊं, या फिर वो क्रो उस घड़े में कंकड़ डाले, पानी का लेवल थोड़ा ऊपर आ जाए, और जब पानी का लेवल ऊपर आ जाए तो आसपास देखे कि क्या कोई मग कोई है और उस मग के थ्रू वो पानी भर के पीने की कोशिश करे, या फिर देखे कि वाटर लेवल अभी भी उसके रीच तक नहीं आया तो उसमें और कुछ एक्स्ट्रा कंकड़ पत्थर डाले, और जब वाटर लेवल ऊपर आ जाए तो वो थर्स्टी क्रो उस पिचर में से पानी पी ले। तो आर्म फोर्सेस भी यही देखती है कि क्या आप वो कौवे हो जिसके सामने अपॉर्चुनिटी तो रहेगी पर वो अपॉर्चुनिटी चैलेंज के फॉर्मेट में रहेगी, आप उस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए एक्शन कर पाते हो या फिर नहीं कर पाते हो। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह की एक और स्टोरी है जिसमें आप देखते हो कि ऊपर ग्रेप्स का बंच लटका हुआ है और एक फॉक्स नीचे खड़ी है, वो जंप करके इतना जंप नहीं कर सकती कि वो ग्रेप्स को सीधे तोड़ के खा ले। अब ऐसे में उसके पास एक ही ऑप्शन है कि एक और फॉक्स को, एक और लोमड़ी का वो इंतजाम करे, एक लोमड़ी के ऊपर दूसरी लोमड़ी चढ़ जाए और उसके बाद जंप करके उस बंच को तोड़ लाए और वो ग्रेप्स खा ले। तो आपको शायद समझ में आया होगा कि जीवन में कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती है। अगर सोसाइटी में हमें रेस्पेक्ट चाहिए तो उस रेस्पेक्ट को रोकने वाली चीज है आपकी सफलता। आपके पास धन होगा, पूंजी होगी, आप पढ़ने लिखने में अच्छे होंगे, तभी जाकर के सोसाइटी आपकी रेस्पेक्ट करेगी। तो देयर इज ऑलवेज समथिंग यू वांट टू अचीव, और वो जो आप अचीव करना चाहते हो उसके और आपके बीच में कुछ इंपेडिमेंट्स होते हैं। तो दोस्तों, टीएटी टेस्ट में जब भी आप पिक्चर देखोगे और उस पिक्चर के बारे में आप स्टोरी लिख रहे होंगे तो वहां पर डेफिनेटली आपके सामने कुछ सिचुएशन रहेगी। उन सिचुएशन को देख करके, उस प्रॉब्लम को परसीव करके आप कितने अच्छे से अपनी स्टोरी लिख सकते हो। तो यहां पर सबसे बड़ा रोल है कि पिक्चर को देख करके उस पिक्चर में क्या प्रॉब्लम है, क्या डिफिकल्टी है, उस प्रॉब्लम में डिफिकल्टी को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना। अब पिक्चर में कोई डिफिकल्टी, कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया है तो उसके बाद में फिर अपने इमोशंस का तड़का लगाना और एक अच्छा एक्शन, जैसे कि अगर आप एनडीए या फिर सीडीएस का एग्जाम आपने क्लियर किया है तो एनडीए सीडीएस का एग्जाम क्लियर करना, आप ऐसा तो नहीं लिख दोगे ना डायरेक्टली कि आपने एडवर्टाइजमेंट देखा, फॉर्म फिलअप किया, एग्जाम दिया और पास हो गए। फॉर्म फिलअप होने में और रिजल्ट चेक करने के बीच में आपने कितने पापड़ बेले हैं वो आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। तो वो सारा एक्शन कि फॉर्म फिलअप करने के बाद में बंदे ने सिलेबस डाउनलोड किया, सिलेबस डाउनलोड करने के बाद में उसने अलग अलग सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट्स की बुक इकट्ठा की, चैप्टर वाइज वेटेज देखा, सेल्फ स्टडी पहले किया, नोट्स बनाया। जब एक बार पूरे कोर्स का सेल्फ स्टडी हो गया, नोट्स बन गया, तो फिर उस बंदे ने उसका कंसर्निंग सब्जेक्ट के टेस्ट लगाए, टॉपिक वाइज टेस्ट लगाए, मॉक टेस्ट लगाए, प्री वाई क्यूज सॉल्व किए, और इस दौरान उसने उन लोगों से भी बातचीत की, गाइडेंस लिया जिन लोगों ने ये एग्जाम पहले क्लियर कर लिया था, और एग्जामिनेशन के पहले कम से कम 2 टाइम्स उसने रिवाइज कर लिया। जब एडमिट कार्ड आया तो पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया, डुप्लीकेट्स में एडमिट कार्ड डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लिए, और एग्जामिनेशन देने वाले
बड़ा कूल होकर के एग्जामिनेशन दिया और जिस दिन रिजल्ट आया ही क्लियर्ड द एग्जामिनेशन। तो ये पूरा एक्शन है और मार्क्स जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक्शन के हैं। तो जितना तगड़ा आपका एक्शन होगा उतना फ्रूटफुल आपका आउटकम होगा। अब इस बात का ध्यान रखना है कि जो पिक्चर हमें दिखाया जा रहा है, वट एवर द पिक्चर इज शोन टू अस, उस पिक्चर में प्रॉब्लम को परसीव करके इस बात का ध्यान रखना है कि आप कितने अच्छे से पॉजिटिव एंडिंग की तरफ उस पिक्चर को ले जा सकते हो। अगर कोई बच्चा एग्जाम में बैठा है तो डेफिनेटली आपको प्रयास करना होंगे कि वो बंदा पास हो जाए। अगर कोई व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा बीमार है, उसको आप हॉस्पिटल ले गए, हमेशा कोशिश होगी कि वो बंदा कैसे भी करके बच करके घर आए। अगर कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है तो निश्चित तौर पर आपकी कोशिश होगी पूरी शिद्दत से, पूरे जी जान से आप उस बंदे को क्या करा पाओ, बचा पाओ, संभाल पाओ। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई डेड बॉडी भी दिखे तो डेड बॉडी के बाद भी कई सारे काम होते हैं कि वो डेड किसी व्यक्ति की अगर फैमिली में डेथ ही हो गई तो फिर उनके लास्ट राइट्स, उनके क्रियाकर्म करना भी अपने आप में एक बड़ा काम होता है। उसको आपने कितने अच्छे से अंजाम दिया। जो भी स्टोरी लिखोगे उसमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है, आपको किसी भी कीमत पर अपने माता पिता को बीमार नहीं करना है। अगर माता पिता जीवित हैं तो किसी भी कहानी में जबरदस्ती उनकी मृत्यु संबंधित कोई स्टोरी नहीं होगी। भाई बहन निश्चित तौर पर अच्छी पढ़ाई लिखाई ही करेंगे, इस बात का फोकस किया जाए। साथ ही साथ अगर किसी पिक्चर में आपको सैड इंसिडेंट दिखता है, सपोज एक फुली कवर्ड बॉडी अगर दिखती है, तो डेफिनेटली आप वहां पर नेचुरल डेथ दिखा सकते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स के रूप में वो डेथ हो सकती है जो कि नेचुरल है, जो आया है इस दुनिया में उसको एक बार जाना है। तो आप जितना ऑप्टिमिस्टिक वे में और जितना अच्छे से एक्शन लेकर के काम करेंगे उतना ही अच्छा आपका परसेप्शन होगा, और उतना परसेप्शन जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी आपकी स्टोरी होगी। उसके बाद फिर आपको चाहे जो दिखा दिया जाए। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, क्या आपको करना है। क्लासरूम में अगर आप बैठे, सपोज सम स्टूडेंट्स आर सिटिंग, टीचर इज टीचिंग, वहां पर आप देखिए बैकग्राउंड में कुछ लिखा है क्या, बोर्ड पर कुछ लिखा है क्या। अगर बोर्ड पर आपको एसएसबी, पीपीडीटी या फिर टीएटी जैसा कुछ लिखा दिखाई दे तो डेफिनेटली यू शुड इमेजिन दिस इज द प्रिपरेशन फॉर एसएसबी इंटरव्यू। अगर टीचर पढ़ा रहे बोर्ड पर आपको इंडियन ज्योग्राफी दिखे तो वहां पर आपके पास और एस्पेक्ट्स बढ़ जाते हैं। आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन उसको बता सकते हो, आप इंटरनेशनल रिलेशंस की क्लास वहां पर बता सकते हो। तो बताना आपके हाथ में, एक ही पिक्चर के ढेरों परसेप्शन हो सकते हैं। जैसा हम लोग बादल में देखते हैं अपनी मान्यताओं के अनुसार, अगर हमको फौज में जाने का शौक है तो हम बादलों में देखते हैं कि हमको फौज से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स दिखाई देते हैं, कोई फौजी लड़ता हुआ दिखाई देता है, कोई जहाज चलता हुआ दिखाई देता है, हो सकता है घोड़े दौड़ते हुए दिखाई दे। और वही बादल अगर हमारी दादी मम्मी देखे तो हो सकता है उनको उन बादलों में राधा कृष्ण डांस करते हुए दिखाई दे। तो देखना, परसेप्शन जो है हमारा लाइफ का एक्सपीरियंस का पार्ट है। अभी तक हमने जो देखा है, सुना है, पढ़ा है, उसके बेसिस पर हमारे अनकॉन्शियस में जो कुछ जमा है वो उस स्टिमुलस को देखने पर बाहर आ जाता है और उसी के अकॉर्डिंग हम रिएक्ट करने लगते हैं। बस अब क्या कि हमने चूंकि जीवन में बहुत सारी पॉजिटिव चीजें देखी हैं, थोड़ी बहुत नेगेटिव चीजें भी देखी है, वो नेगेटिविटी को थोड़ा सा दिमाग से बाहर जाने दो और पॉजिटिविटी का सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करो, आपकी स्टोरी डेफिनेटली अच्छी बनेगी। अब आइए आपको मैं गाइड कर देता हूं कि टीएटी आपको समझ में आ ही गया होगा कि स्टोरी राइटिंग में किन किन चीजों का इंपॉर्टेंस है। साथ ही साथ एक और चीज, टीएटी की पिक्चर को देख करके जब आप स्टोरी लिखोगे तो डेफिनेटली अगर लड़का स्टोरी लिख रहा है तो लड़का उस स्टोरी का हीरो होगा, अगर गर्ल स्टोरी लिख रही है तो गर्ल उस स्टोरी की हीरोइन होगी। स्टोरी लिखते समय पहला नाम जो आप लिखोगे वो पहला नाम वाला इंसान ही आपका हीरो होगा। अगर पिक्चर में आपको 4-5 कैरेक्टर्स दिख रहे हैं तो बार बार उनके नाम मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बार बार नाम मेंशन करने से आपका टाइम वेस्ट होगा। साथ ही साथ कोशिश करें कि हर स्टोरी में आप अपनी उम्र का हीरो तलाशने की कोशिश करें। अगर पिक्चर में आपको आपकी एज का हीरो नहीं दिखता है, बहुत ज्यादा एज डिफरेंस होता है, एक एकदम एल्डरली पीपल, एक बुजुर्ग व्यक्ति सोए हुए दिखते हैं, एक छोटा बच्चा वहां खेल रहा हो दिखता है, तो उन दोनों को तो परसीव करना ही करना है। उसके बाद में फिर आपका हीरो आप इंपोर्ट कर सकते हो। या फिर अनमेन्ड पिक्चर अगर है तो अनमेन्ड पिक्चर में डेफिनेटली आपको हीरो
ढूंढ करके लाना ही पड़ेगा, तो यू विल बी द हीरो। करना क्या है, आपकी स्टोरी जो है इट शुड बी रिलेवेंट टू द बैकग्राउंड। आपका स्टोरी बैकग्राउंड से रिलेवेंट होना ही चाहिए। साथ ही साथ स्टोरी में पॉजिटिव आउटकम आना चाहिए, कुछ ना कुछ टेक अवे उसका होना चाहिए कि जिस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने निकले थे, क्या प्रॉब्लम मिटिगेट हुआ, ओवरकम हुआ, क्या लोगों को जो प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे थे वो प्रॉब्लम से लोगों को छुटकारा मिला। अगर इतना आपने कर दिया, आपका काम हो गया। अब मैं आपको गाइड करता हूं कि आपको अपने टीएटी के पिक्चर को ऑब्जर्व करने के बाद किन किन हिस्सों में बांट करके अपनी स्टोरी लिखना है। तो जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हैं, तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहां पर हमें ब्रॉडली 3 कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, 1, 2 एंड 3। अगर आप मेल है तो ये हीरो बन जाएगा, फीमेल है इन दोनों में से कोई एक हीरोइन बन जाएगी। और हॉर्स का इस्तेमाल थोड़ा सा कर लेना, इसी के बिहाफ पर आप स्टोरी बनाओगे, डेफिनेटली आपकी स्टोरी अच्छी बनेगी। आइए पॉइंट्स पर चलते हैं, कहां कहां और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। नंबर वन द हीरो। सबसे पहली बात ध्यान से सुनिएगा, ईच स्टोरी मस्ट हैव हीरो और द चीफ कैरेक्टर विद होम द कैंडिडेट हिमसेल्फ एंड हु शुड एग्जिबिट क्वालिटीज विच एन ऑफिसर और आर्म फोर्सेस शुड पसेस। ध्यान में रखिएगा, हर स्टोरी का एक हीरो होगा, उस हीरो को आप अपना चीफ कैरेक्टर भी कह सकते हो, और वो चीफ कैरेक्टर उस तरह की क्वालिटीज रखने वाला इंसान होगा जिस प्रकार की क्वालिटीज आर्म फोर्सेस के किसी अफसर के पास होना चाहिए। तो हीरो की बात यहां पर क्लियर हो गई बच्चों। अब दूसरी बात, he should act and behave like a normal human being and not like a fictitious superman। ध्यान रखिएगा, उस हीरो से टास्क वही करवाना है जो हमारे जैसा एक साधारण इंसान कर सकता है। आपको ऋतिक रोशन की तरह सुपरमैन अपने हीरो को नहीं बनाना है। A candidate should identify the hero by his age and sex and give him a name। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, जो भी आपका हीरो होगा, एज आपके आसपास होगी, सेक्स आपका ही होगा, और साथ में उसका नाम होगा। तो व्हेन यू ऑब्जर्व अ पिक्चर, तब आपको क्या करना है, क्रिएट अ हीरो लाइक यू, क्रिएट अ कैरेक्टर लाइक यू। आपको आपके जैसा कैरेक्टर क्रिएट करना है। उस कैरेक्टर को आपको अपना नाम देना है। क्रिएट अ कैरेक्टर लाइक यू, गिव हिम हर अ नेम, और उसके बाद गिव हिम ए प्रॉब्लम। उसको क्या दीजिए, प्रॉब्लम दीजिए। 3 स्टेप हो गई है। अगला देखो, साइड कैरेक्टर्स प्ले अ सपोर्टिव रोल और हेल्पिंग रोल इन द स्टोरी। नॉर्मली देयर इज नो नीड टू गिव नेम्स टू द साइड कैरेक्टर्स। आपके अलावा जो और लोग हैं वहां पर डेफिनेटली वो किसका काम करेंगे, सपोर्टिव हीरो का काम करेंगे। सो जो सपोर्टिव हीरोज हैं, उन सपोर्टिव हीरोज को आपको अलग से नाम देने की जरूरत नहीं है, या फिर आपने नाम दे दिया है तो स्टोरी में बार बार उनके नेम्स को मेंशन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चा, थीम या फिर प्लॉट। अब हीरो की बात यहां पर हो गई है कि जो भी हीरो होगा, आपकी एज का होगा, आपके सेक्स का होगा, उसको कोई नाम देना है, उसको कोई प्रॉब्लम देना है। साइड हीरोज के नाम बार बार मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है प्लॉट की या फिर थीम की। तो जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था आपका, वो मैक्सिमम 2 लाइन में हो जाना चाहिए। कितनी लाइंस, मैक्सिमम 2 लाइंस। अब देखिए नेक्स्ट, थीम क्या हुआ, इट इज एन अटेम्प्ट बाय द हीरो assisted by other characters to organize the story by pulling in all the resources at his disposal in order to successfully solve the problem, deal with this situation। जो हीरो होगा उस स्टोरी में दिख रहे रिसोर्सेस को अपने अकॉर्डिंग अपने डिस्पोजल पर यूज करेगा, और उन रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके हीरो जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सक्सेसफुली सॉल्व करेगा, या फिर जो सिचुएशन उसके सामने उस सिचुएशन को सक्सेसफुली डील करेगा। तो जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने निकलोगे तो डेफिनेटली अनसॉल्व तो छोड़ के आओगे नहीं, कि सिचुएशन को आप हैंडल करोगे तो डेफिनेटली सिचुएशन भी आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। अब ध्यान से देखिए, स्टोरी जो आप लिख रहे हो उसमें 3 पार्ट्स होना चाहिए। पार्ट नंबर 1, व्हाट लेड टू द सिचुएशन एज शोन इन द पिक्चर। कितनी लाइंस में आना चाहिए, 2-3 लाइंस में। ध्यान रखिएगा बच्चों, किस वजह से यह सिचुएशन आई। कहीं पर आपने देखा होगा हॉर्स था, वो बंदा था, वो 2 बंदियां थी, ऐसा क्या हुआ कि वो वहां पहुंचे। एग्जाम्पल आप समझिए, आप किसी एसएसबी इंटरव्यू की क्लास में बैठे हुए हो, या फिर आप मेरा ये वीडियो ही देख रहे हो, तो ये वीडियो देखने के पीछे कोई ना कोई कहानी है। किस वजह से आप यहां तक पहुंचे, तो आप यहां तक पहुंचे क्योंकि आपको आर्मी में अफसर बनना था,
आप ऑफिसर बनना था तो आपकी एंट्री जो भी थी उस एंट्री को आपने क्लियर किया, उसके बाद आपको एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी करना था, इसलिए आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो किस वजह से सिचुएशन आई, व्हाट लेड टू दी सिचुएशन, कितने लाइन में लिखना है, 2 लाइन्स या फिर 3 लाइन्स में। उसके बाद व्हाट इज हैपनिंग एट द मोमेंट और द मिडिल पार्ट, है ना, उस मोमेंट पे क्या हुआ, मिडिल पार्ट में क्या हुआ। ये जो मिडिल पार्ट है इसको 7-8 लाइन्स में लिखना है और यही आपका एक्शन होता है। इसके बाद देखिए बच्चों, व्हाट विल बी द फाइनल आउटकम और एंड पार्ट, और क्या जो है फाइनल आउटकम होगा, क्या जो है एंड होगा, दैट विल बी इन दी 1 to 2 लाइन्स। तो इस तरह से आप देखिएगा बच्चा, 7 to 9 और 1 10, मिनिमम 10 लाइन की स्टोरी और मैक्सिमम 12-13 लाइन्स। बस बच्चों 10 लाइन से छोटा स्टोरी लिखोगे तो आप उसमें एक्शंस उतना नहीं डाल पाओगे जितना डालना है। सो एक्शंस का स्पेशल ध्यान रखना है, एक्शंस वहां पर होना चाहिए। कोई भी टास्क है, उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं, तो वो एफर्ट्स आपने क्या क्या लगाए हैं, वो एफर्ट्स को डिटेल में बताना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट, ये बीच का थीम और ये कंक्लूजन, इस तरह से आप इसको बांट सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चा, इन दी ओपनिंग पार्ट अ नीड और प्रॉब्लम और चैलेंजेस प्रेजेंटेड। शुरुआती हिस्से में क्या करोगे, कोई जरूरत, कोई चैलेंज या फिर कोई प्रॉब्लम आप प्रेजेंट करोगे। एंड अलोंग विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ हीरो द एम ऑफ द हीरो इज गिवन। हीरो को बतलाने के साथ साथ उसका एम भी आप बतलाओगे कि वो बंदा क्या करने वाला है। इन दिस पार्ट इट इज टोल्ड वेदर हीरो इज ए कॉलेज स्टूडेंट, एन ऑफिसर एटसेट्रा। वो क्या है, स्कूल गोइंग बॉय है, कॉलेज स्टूडेंट है, या फिर वो कोई ऑफिसर है, जो कुछ है आप उसको बता दीजिए। एंड व्हाट he has to do, it should be given in 2-3 lines of the story। इंट्रोडक्टरी पार्ट में ये सारी बातें आपको लिखना है, समझाना है, समझना है। अगला देखिए बच्चा, द मिडिल पार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी। स्टोरी का जो मिडिल पार्ट है वो स्टोरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन दिस पार्ट ऑल द एक्शंस ऑफ द हीरो आर गिवन। इस पार्ट में हीरो ने जो कुछ एक्शंस लिए हैं वो सारे के सारे एक्शंस आपको बतलाना है। द एफर्ट्स आर स्टेप्स ही टेकन, वो एफर्ट्स या स्टेप्स जो उसने लिए हैं। द मेथड्स ही एडॉप्ट्स एंड हिज जर्नी टू अचीव हिज एम, वो सब कुछ जो अपने एम को अचीव करने के लिए उसने किया है वो सब आपको मिडिल पार्ट में एक्सप्लेन करना है। ऑल दीज थिंग्स आर गिवन इन दिस पार्ट, ये सारी चीजें आपको मिडिल पार्ट के अंदर डिस्क्राइब करना है। आगे देखते हैं बच्चा, मिडिल पार्ट यहां पर हो गया। अब है आपका द एंड पार्ट रिफ्लेक्ट्स द फाइनल आउटकम। एंड पार्ट में क्या आएगा, फाइनल आउटकम क्या हुआ, जो प्रॉब्लम, सिचुएशन, चैलेंज आपने दिया था, हीरो ने जिसको अपने पूरे एफर्ट्स के साथ सोल्व किया, उसको सोल्व करने के बाद हासिल क्या हुआ। इट शोज द रिजल्ट ऑफ हीरोज एफर्ट्स एंड द लेवल ऑफ हिज सेटिस्फेक्शन एज ही सेटिस्फाइड टू सर्व द ह्यूमैनिटी। वो एफर्ट्स, वो लेवल वाले एफर्ट जिनको लगा करके वो सेटिस्फाई हुआ, उसको सेटिस्फेक्शन मिला इंसान की सेवा करके। इट कैन डेफिनेटली डिस्क्राइब द फ्यूचर ऑफ हीरो इन 1 or 2 लाइन्स। तो डेफिनेटली वो आगे चलकर के क्या करेगा, क्या होगा, वो सब आ जाएगा। यहां पर आपकी स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है, कुछ चीजें अभी बाकी हैं जो आपको सुनना बहुत जरूरी है। वो ये कि आप कितना भी महत्वपूर्ण टास्क कर रहे हो, कितना भी इंपॉर्टेंट आपने काम किया है, आपको अवार्ड रिवार्ड लेने से बचना है। आपको सिर्फ इन्फॉर्मर का काम नहीं करना है, और जो भी काम आपने हाथ में लिया है उस टास्क को कंप्लीट करना बहुत ही जरूरी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वापस से 5 गोल्डन टिप्स याद रखना। व्हेन यू ऑब्जर्व एनी पिक्चर, क्रिएट ए कैरेक्टर लाइक यू। आपको आपके जैसा कैरेक्टर क्रिएट करना है। गिव हिम और हर अ नेम, गिव हिम और हर ए प्रॉब्लम, टेक एक्शन to resolve that problem or challenge and positive outcome. These 5 are the main steps to overcome TAT. Definitely आपकी स्टोरीज अच्छी बनेगी। थैंक यू।